हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 1 और 2। आज हम 1 और 2 सितंबर की बात करेंगे और आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, यहाँ पर कुछ टॉपिक होंगे, उसको हम देख लेंगे। गुरु पद संभव, अब ये गुरु पद संभव क्या है और चर्चा में आ गया, इसके बारे में हम जरूर देखेंगे और ये वेरी इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हमारा खुरपका मुंहपका रोग। अब ये खुरपका मुंहपका रोग किससे संबंधित है? मनुष्य से संबंधित है या फिर ये जानवरों से संबंधित है? तो इसके बारे में भी देखना इंपॉर्टेंट है और ये काफी सालों से चर्चा में है और इस पे WHO ने भी काफी बार रिपोर्टें जारी की हैं, तो इसके बारे में देखना इंपॉर्टेंट है। पोबा आरक्षित वन, पोबा आरक्षित वन को समझ लेंगे और लाओस के बारे में हम बहुत डिटेल से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भारतीयों को सजा वगैरह दी गई है, तो इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वर्ण परिषद, जो वर्ल्ड गोल्ड जो परिषद है, इसके बारे में देखेंगे और अन्न में हमारी 2 खबरें होंगी और जो हमारी अन्न में आज की 2 खबरें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ऐप पर आप लोगों को थोड़ा सा सुन लीजिए, PDF डाउनलोड करने को मिल जाती है, वीडियो देखने को मिल जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर लगाने को मिल जाती है। और टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं, करीब करीब आप लोग ध्यान रखिएगा 230 प्लस टेस्ट रहते हैं सभी टेस्टों में, तो इंपोर्टेंट है। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स है गुरु पद संभव। अब ये गुरु पद संभव कहाँ से संबंधित है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हाल ही में जो चर्चा में है, नव नालंदा महाविहार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने बिहार के नालंदा में गुरु पद संभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिनों तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। पूरी ये जो चर्चा में खबर है, बस इतनी सी समझो, बिहार के नालंदा में गुरु पद संभव के जीवन और जीवन से संबंधित जो विरासत है, उसके लिए 2 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर सम्मेलन चलेगा और यह जो सम्मेलन है वो नव नालंदा महाविहार के सहयोग से और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। गुरु पद संभव के बारे में समझे तो गुरु पद संभव, जिन्हें हम गुरु रिनपोछे भी के नाम से जाना जाता है, किसी गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन भारत में जो एंशिएंट इंडिया था उसके समय में 8वीं शताब्दी में यह रहते थे और बुद्ध धर्म में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। तो जो बुद्ध धर्म था, इसमें जो सम्मानित व्यक्ति थे उसमें से गुरु पद संभव को एक के रूप में माना जाता है। तिब्बत में उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक के पिताओं में माना जाता है, जो कि 749 के ईस्वी में तिब्बत में प्रकट हुए थे, ऐसा वहां पर तिब्बत में मान्यता प्राप्त है। इन्हें भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, बांग्लादेश में और तिब्बत में इत्यादि सहित जो हिमालय के और भी क्षेत्र हैं, इन सभी देशों में क्षेत्रों में भगवान बुद्ध के संकेत को फैलाने वाले सिरे के रूप में इनको दिया जाता है या कह सकते हो कि जाना जाता है। तो लगभग देखोगे तो भारत का जो आप मैप उठा के देख लो, भारत के मैप में जो आपको चारों तरफ जो आपको कंट्री मिल जाएंगे, इन सभी कंट्रियों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, तिब्बत हो, चीन हो, भूटान हो या फिर कोई भी ऐसी कंट्री हो जो भारत के आसपास के क्षेत्रों से लगती है, वहां पर इनको क्या माना जाता है? भगवान बुद्ध के संकेत फैलाने के रूप में माना जाता है। वह एक तांत्रिक और योगाचार संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आप बता सकते हो तांत्रिक और योगाचार संप्रदाय के सदस्य थे और भारत में जो बौद्ध अध्ययन के केंद्र के रूप में नालंदा में वह पढ़ाते भी थे। गुरु पद संभव यौगिक तांत्रिक प्रथाओं से लेकर ध्यान के लिए कला, संगीत, नृत्य, जादू, लोकगीत और धार्मिक शिक्षाओं तक इनकी संस्कृतियों के कई पहलू के एकीकरण, इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया हुआ था। तो गुरु पद संभव के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में मुख्यतः समझ लेते हैं। ये जो नव नालंदा महाविहार के साथ इनने सहयोग किया है और इसका आयोजन किया था, तो क्या है? तो ये बौद्ध छत्र निकाय है जिसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक साझा मंच के रूप में यह कार्य करता है, मतलब कि जो दुनिया भर में जो बौद्ध के संघ हैं, उन बौद्ध के संघों के लिए एक साझा मंच के रूप में यह कार्य करता है। यह सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक पदानुक्रम के संरक्षण में स्थापित किया गया था और IBC के में वर्तमान में, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में वर्तमान में 39 देशों से 320 से अधिक संगठन और मठवासी और आम लोगों ने यहाँ पर शामिल हुए थे। तो वर्तमान में 39 देशों के लोगों के तौर पर यहाँ पर
कुछ ऐसे लोग थे जो 320 से अधिक संगठनों ने भाग लिया था, कुछ मठवासी थे और दोनों ही लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है, आपने समझा है इसको ध्यान से, और यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो बन सकता है गुरुपद संभव किस धर्म या किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बौद्ध धर्म वहां आता है तो आप बता सकते हो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। ठीक है, कोई आपका यहां तक डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है खुरपका मुंहपका रोग। अब ये खुरपका मुंहपका रोग जो है, जिसको हम एफएमडी भी कहते हैं, ये क्या है? अब ये तो समझ में आ गया है कि भैया ये मनुष्यों में तो नहीं फैलता, ये जानवरों में फैलता है। अब ये जानवरों में तो होता है, यहाँ पर देख पा रहे हो खुरपका मतलब कि खुर मुंह में होता है जानवरों के, मुंहपका मतलब कि माउथ की बात कर रहा है। तो मुंह से संबंधित कोई एक ऐसा रोग है जिसके बारे में चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में, कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में खुरपका मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। कैसा? रोग मुक्त। जानवरों में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, इन 8 राज्यों में कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि यहाँ पर रोग मुक्त क्षेत्र हम घोषित करेंगे। खुरपका मुंहपका रोग के बारे में समझें तो पशुओं का एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, मतलब कि बहुत गंभीर रोग है जिसका आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक होता है, मतलब कि जो इकोनॉमिकल प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यह रोग मवेशियों में जैसे कि सुअरों में, भेड़ों में, बकरियों में और अन्य खुर वाले जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनको यह प्रभावित करता है। जुगाली मतलब आपने देखा होगा, गाय होती है, भैंस होती है, ये अपना मुंह चलाए रहते हैं, परमानेंट मुंह चलाते रहते हैं, उसको ही कहते हैं जुगाली करने वाले। तो इन जुगाली करने वाले पशुओं को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यह घोड़ों में, कुत्तों और बिल्लियों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि चाहे वो घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये कभी भी लगातार मुंह अपना नहीं चलाते, मतलब कि जुगाली नहीं करते, तो इनको यह प्रभावित नहीं करता है। इस बीमारी के प्रति गहन रूप से पाले गए जानवर पारंपरिक नस्लों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, मतलब कि ये सेंसिटिव बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि इनकी देखभाल करना भी एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाता है। यह एक सीमा पर यह पशु रोग है, ध्यान रखना है, मतलब कि एक सीमा से दूसरी सीमा को भी यह साझा कर देता है, जो कि पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करता है और जानवरों पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को यह बाधित करता है। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर किसी भी राज्य में 1000 जानवर हैं और 1000 जानवर जो जुगाली करते हैं उनमें से मान लेते हैं हम 800 जानवरों को यहाँ पर संक्रामक रोग हो गया, कौन सा? खुरपका मुंहपका। अब 200 तो ऐसे हैं जो संक्रामक नहीं है, लेकिन ये इनके संपर्क में जब आएंगे तो ये भी संक्रमित हो सकते हैं। साथ में ये जो 800 संक्रमित हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक है वो आर्थिक व्यवस्थाएं यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। तो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पशु उत्पाद है, जो प्रोडक्ट होते हैं पशुओं के, जैसे दूध होता है इत्यादि होते हैं, तो इन सबको यह प्रभावित भी कर सकता है। मानव स्वास्थ्य के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि हाथ, पैर और मुंहपका रोग से भी संबंधित नहीं है। ये अलग वायरस का होने के कारण एक सामान्य बचपन की बीमारी है और इसके कारण बनने वाला जो जीव है वो प्रिकान विरिडे परिवार से संबंधित है, जिसको हम एप्थो वायरस भी कहते हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों में 7 उपभेद हैं, AOC, SAT1, SAT2 और SAT3 और ACFR, जो कि स्थानिक नामों से जाने जाते हैं। एक प्रकार की प्रतिरक्षा किसी जानवर को अन्य प्रकार और उप प्रकारों से यह नहीं बचाती है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आता है खुरपका मुंहपका रोग किससे संबंधित है, तो आपको जुगाली करने वाले अगर जानवर आते हैं तो वो आप पे टिक लगाना है। साथ में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्यों में फैलता है, पक्षियों में फैलता है या फिर जानवरों में फैलता है, तो वहां पर आप पशुओं को टिक लगा के आएंगे। संचरण की बात करें तो यह जो संक्रमित जानवर होते हैं इनके सभी मलमूत्र और स्राव में यह पाया जाता है। विशेष रूप से ये जानवर बड़ी मात्रा में एरोसोलाइज्ड वायरस से बाहर निकालते हैं, जो कि श्वसन मतलब कि सांस लेते हैं, उससे मौखिक मार्गों के माध्यम से जानवरों को संक्रमित भी कर सकता है। यह बीमारी वयस्क जानवरों के लिए शायद ही कभी घातक होती है, लेकिन पीड़ित युवा जो जानवर होते हैं उनकी अक्सर मृत्यु दर इसमें अधिक देखने को मिलती है। तो इनके मलमूत्र और स्राव से भी और श्वसन से ये बहुत ज्यादा संक्रमित भी होते हैं। लक्षण की बात करें तो बुखार आने लगता है, जीभ और ओंठों पर, मुंह में, थनों पर, खुरों के बीच में छाले जैसे घाव देखने को मिल जाते हैं। तो इनको बुखार तो आता ही आता है, साथ में जो जीभ होती है, ओंठ होते हैं, मुंह होता है, थन होते हैं जिससे दूध निकलता है और खुर होते हैं, उनके खुरों सब पर घाव देखने मिलते हैं। फटे हुए छालों के कारण अत्यधिक लंगड़ापन,
हिलने डुलने में या फिर खाने में अनिच्छा इनकी हो जाती है। जब ये खाएंगे नहीं तो ये उत्पाद को नहीं निकालेंगे, उत्पाद नहीं दे पाएंगे, जिसकी यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। लगातार लक्षण बुखार आना और अवसाद के लिए अत्यधिक लार आना, भूख न लगना, वजन कम होना, विकास में कमी, दूध उत्पादन में कमी, जो कि ठीक होने के बाद भी जारी रह सकती है। मतलब कि अगर मान लो ये ठीक भी हो जाते हैं तो विकास और दूध में जो कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इनके वो लक्षण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। और लक्षण क्या है? तो बीमारी गंभीर उत्पादन हानि का कारण बनती है, जबकि अधिकांश प्रभावित जानवर इनसे ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होते, ठीक हो जाते हैं। बीमारी अक्सर उन्हें कमजोर और दुर्बल बना देती है। यह पहली बीमारी थी जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसे WOAH, जिसे OIAE के रूप में स्थापित किया गया है, आधिकारिक दर्जा मान्यता स्थापित की गई है। इस रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। इन्हें प्रकोप पैदा करने वाले वायरस के विशिष्ट प्रकार के लिए मेल खाना भी चाहिए, तो इनके लिए टीका भी उपलब्ध है। वायरस का ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं होता है, ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है पोबा आरक्षित वन। अब पोबा आरक्षित वन आप देख पा रहे हो कि देखने में बड़ा ही सुंदर नजारा आपको लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ हम यहाँ पर घूमने जाएं। बिल्कुल घूमने जा सकते हो, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट ये नहीं है कि उसका किसके साथ पैचअप चल रहा है, इंपोर्टेंट ये है कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। समझ रहे हो? तो इंपोर्टेंट ये नहीं है कि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, इंपोर्टेंट ये है कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना है आपको। पोबा आरक्षित वन, पोबा आरक्षित वन के बारे में समझे तो असम के, कहा के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। असम के धेमाजी जिले में पोबा आरक्षित वन को जल्द ही वन जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित नोटिफाई करने की बात सामने आ रही है। किसकी? नोटिफाई करने की बात सामने आ रही है। किसके लिए? तो ये नोटिफाई होगा कि जो पोबा आरक्षित वन है इसको वन जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पोबा आरक्षित वन के बारे में समझें तो असम के उत्तर पूर्वी भाग में यह एक वर्षा वन है। कैसा है? एक रेनफुल वन है और नॉर्थ ईस्ट में है। ये असम के नॉर्थ ईस्ट में है, ध्यान रखना है। ठीक है। यह आरक्षित वन 1924 में गठित किया गया था और यह 10,221 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर की ओर उत्तर की ओर अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला के तलहटी में लगता है। पूरब और दक्षिण में बात करें तो सियांग, दिबांग और लोहित नदियों से लगता है। विशाल ब्रह्मपुत्र और डिब्रू जो साई सुखावा राष्ट्रीय उद्यान है, इससे भी वह मिलता है। पश्चिम की ओर असम के धेमाजी जिले के जोनाई उपविभाग के राजस्व गांव से यह लगता है। तो इसकी सीमाओं को आपको चारों तरफ को ध्यान रखना है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो और वेस्ट हो। मैंने आपको बता दिया है, इसकी सीमाओं को ध्यान रखिएगा। इसके पर्वतीय क्षेत्र में कुछ जातीय समूह भी रहते हैं। अब कौन से रहते हैं? तो मिसिंग, बोड़ो, सोनोवाल कछारी और हजोंग, जिनको हम राभा भी कहते हैं। ये जो चारों जाति समूह हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ के जो वनस्पतियां और जीव हैं मूल रूप से पूर्वोत्तर भारत के सबसे समृद्ध वर्षा वनों में से एक है। मतलब कि आपको पता है कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वन मेघालय में होती है और मेघालय के ऊपर ही, मतलब कि मेघालय के नॉर्थ में असम पड़ता है और यहाँ पर समृद्ध वर्षा वन देखने को मिल जाते हैं। विभिन्न जो वृक्षीय प्रजातियों का आवास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्लो लोरिस, कैप्ड लंगूर शामिल है। आम स्तनपायी प्रजातियों में जंगली सुअर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यह जंगल पक्षियों, सरीसृपों की लगभग 45 प्रजातियों का निवास स्थान है। साथ में सियांग और लोहित नदियों के संगम पर मछली की विभिन्न प्रजातियों का समर्थन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यह जंगल आर्किड की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो आर्किड की विविधता है, यहाँ पर आर्किड के पौधे यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। यह विभिन्न जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवासी मार्ग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, प्रस्तावित काबू चापरी आरक्षित वन और डिब्रू साई खोबा राष्ट्रीय उद्यान असम को यह जोड़ता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया किस किस से जोड़ता है, मैंने आपको सीमाएं बताई हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब ये जाति समूह आपको जरूर इंपोर्टेंट है, याद रखने है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जो है गलियारा पूरा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से दक्षिण तक हाथियों के प्रवास के लिए दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करेगा। और जो दूसरा है वो पानपुर काजीरंगा मार्ग है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों हाथियों के प्रवास के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो नदी है आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पूरे में प्रवाहित होती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है जरूर, क्वेश्चन एक आ सकता है। बात करेंगे लाओस के बारे में। अब ये लाओस के बारे में क्या बात करें,
तो लाओस साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे कम से कम 47 भारतीयों को लाओस के बोकियो प्रांत से बचाया गया है। क्या कहा गया है? 47 भारतीय ऐसे थे जो लाओस के साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे हुए थे, इनको बोकियो प्रांत से बचाया गया है। ये तो होगी हमारी चर्चा में। अब लाओस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ये कहां पर है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। ध्यान रखना है आपको, लाओस दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि आपको पता है म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, ये सारे देशों में लाओस केवल एक ऐसा देश है। कौन सा? लाओस केवल एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी भी इसकी सागर या महासागर से नहीं मिलते, उसको हम स्थल रुद्ध देश के रूप में जानते हैं। इसका आधिकारिक नाम की बात करें तो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका नाम है। क्या है? लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका नाम है। अगर हम इसके इतिहास की ओर चलें तो 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक फ्रांसीसियों के द्वारा उपनिवेशीकरण ने लाओस में यूरोपीय सांस्कृतिक तत्व को भर दिया था। मतलब कि जो 19वीं सदी से 20वीं सदी तक यहाँ पर जो उपनिवेश रहा है वो फ्रांसियों का रहा है, मतलब यहाँ पर फ्रांस लोगों ने राज किया था। तो यहाँ पर इसी कारण यूरोपीय संस्कृति के तत्व देखने को मिल जाते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और इंडो चीन युद्ध में देश के उलझाव के साथ साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपने स्वयं के गृह युद्ध के दौरान और भी तीव्र यहाँ पर हो गया था। यह देश मार्क्सवादी लेनिन विचारधारा का प्रेरित है। कौन सी? मार्क्सवादी लेनिनवादी जो विचारधारा है वो वहां से प्रेरित है और 1975 में उथल पुथल से एक साम्यवादी देश के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित तो है, लेकिन 1975 के बाद यहाँ पर कई सारी राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसके बाद ये साम्यवादी देश के रूप में उभर आया। सीमावर्ती देश की बात करें तो उत्तर में यह चीन से लगता है, उत्तर पूरब और पूरब में वियतनाम से लगता है, दक्षिण में कंबोडिया से लगता है और पश्चिम में थाईलैंड से लगता है, जबकि उत्तर पश्चिम में म्यांमार से घिरा हुआ है। तो इसको देखोगे आप तो यह 5 जगहों से घिरा हुआ है, 5 देशों से सीमाओं को साझा करता है। यह देश लाओस देश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब तक लगभग 650 मील मतलब कि 1050 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 2,36,800 वर्ग किलोमीटर में है। और लाओस का सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो फू बिया जो कि 2,817 मीटर इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिंदु है। जल निकासी की बात करें, यहाँ की कुछ नदियां की बात तो था, बैंग, ओउ, नगुम, काडिंग, बंगफई, बंगियांग, कोंग, मिकांग नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें मिकांग नदी की बात करें ये सर प्रमुख नदी है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी मिकांग नदी को जाना जाता है। मिकांग नदी पश्चिमी लाओस के साथ साथ दक्षिण पूरब और दक्षिण की ओर बहती है, मतलब कि यह दक्षिण की ओर बहती हुई दक्षिण पूरब की ओर बहती है। म्यांमार और थाईलैंड के साथ इसको सीमा भी साझा करती है मिकांग नदी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु की विशिष्ट उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसको हम गीला शुष्क जलवायु के रूप में जानते हैं। वनस्पति की बात करें तो उत्तर में चौड़े पत्तों वाले सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, साथ में दक्षिण में मिश्रित सदाबहार और पर्णपाती जो मानसूनी वन है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि एनामाइट रेंज, लुआंग प्रबांग श्रृंखला यहाँ की प्रमुख 2 ऐसी रेंज है जो हिमालय पर्वत की तरह रेंज देखने को मिल जाती है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भाषा की बात करें जो आधिकारिक तौर पर तो लाओ है, यहाँ पर वैसे अदरवाइज फ्रेंच, अंग्रेजी और विभिन्न जाति भाषाएं भी देखने को मिल जाती हैं। लाओस की राजधानी की बात करें तो वियंतियान यहाँ की राजधानी है। ध्यान रखना है वियतनाम नहीं है, वियंतियान यहाँ की राजधानी है। यहाँ का धर्म कौन सा है तो लाओस का जो प्रमुख धर्म है थेरवाद बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। तो ध्यान रखना है थेरवाद बौद्ध धर्म की एक शाखा है, थेरवाद उससे ही है प्रमुख धर्म है यहाँ का। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो किप नाम की मुद्रा, जैसे भारत में रुपया है इंडियन रुपया, भारतीय रुपया, तो इसी तरीके से यहाँ की मुद्रा किप है। जो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स है विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे गोल्ड तो दिख नहीं रहा है जिसको सबसे प्रिय है, इसकी समझते हैं। तो विश्व स्वर्ण परिषद जिसको शॉर्टकट में WGC कहते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2024 में भारत में सोने की खपत की अपने अनुमान में 750 टन से बढ़कर 850 टन कर दिया है। कितना? 850 टन यहाँ पर खपत सामने देखने को भारत की मिल रही है। विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में समझें तो सोने के उद्योग के लिए बाजार विकास संगठन के रूप में कार्य करता है और यह 1987 में गठित एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब कि एक NGO के रूप में कार्य करता है।
इसके सदस्य में दुनिया के अग्रणी और सबसे आगे की सोच रखने वाली सोने की खनन कंपनियां शामिल हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की स्थापना मार्केटिंग, शोध, लेबलिंग के जरिए सोने के इस्तेमाल और मांग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय लंदन में है और भारत, चीन, सिंगापुर, अमेरिका इसकी परिचालन मतलब कि ऑपरेशनल साथ साथ WGC उन बाजारों को कवर करता है जो दुनिया की वार्षिक सोने खपत का लगभग 3/4 हिस्सा शामिल है, जो कि भारत में शामिल है। इसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सोने पर वैश्विक प्राधिकरण भी है और उद्योग व्यापार विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य जो सोने की खपत की निगरानी करना, बचाव करके उद्योग के संभावित विकास को अधिकतम करना इसका सबसे इंपोर्टेंट लक्ष्य है। सोने के मानक स्थापित करके, नीतियों का प्रस्ताव करके, सोने के खनन उद्योग में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करके व्यक्ति, उद्योग और संस्थाओं के लिए सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राप्त करता है। सोने के नए उपयोग और सोने से युक्त उत्पादों के विकास के लिए, अनुसंधान के लिए यह एक स्पॉन्सर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारी अन्य खबरों में देखें तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और इसके बाद जो हमारी करंट अफेयर्स है, फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण जो कि अब भारत में बन चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजगीर में खेल विश्वविद्यालय। अब ये राजगीर में खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो राजगीर है बिहार में, आपको ये तो पता ही है। कहां पर है राजगीर? राजगीर बिहार में है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण किया। तो 3 चीजों का इन्होंने निर्माण किया है। यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जहां पर एक ही स्थान पर खेल परिसर होगा और खेल विश्वविद्यालय होगा, मतलब कि खेल हॉस्टल और खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर एक ही स्थान पर देश का ऐसा पहला यह खेल का स्थल है। चोटों के इलाज के लिए खेल परिसर में एक अस्पताल का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। मतलब कि अगर मान लो चोट लगती है किसी को खेलते खेलते, तो यहाँ पर चोटों के लिए भी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों के खेलने की सुविधा होगी। यहाँ पर कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलीट के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित भी किए जा रहे हैं। यह खेल विश्वविद्यालय खेल प्रबंधन, खेल पोषण, खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के साथ साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी के रूप में इसको जाना जाएगा और देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खेल संस्थान पटियाला, जो कि कहां पर है? पंजाब में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी होगी और देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अभी आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगता होगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हमारी यहाँ पर यूपी की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, क्योंकि यूपी की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स की सीरीज डाउनलोड कर सकते हो आप लोग ऐप से भी हमारे, और यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप इंपोर्टेंट है, ऐप को डाउनलोड जरूर आप लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण किया जा चुका है। तो दुनिया में पहली बार फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हो चुका है, जिसका नाम रखा गया है BNT116। क्या नाम रखा गया है? BNT116। मतलब कि बायोटेक के द्वारा इसको विकसित किया गया है और दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन के रूप में इसको जाना जाएगा। इसे नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है और इसका चरण 1 क्लिनिक परीक्षण 7 देशों में 34 अनुसंधान स्थलों में शुरू हो गया है। यह देश इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की में देखने को मिल जाएगा। फेफड़े का कैंसर की बात करें तो फेफड़े का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। कारण क्या है? धूम्रपान, सिगरेट पीना, तंबाकू उत्पाद का अत्यधिक प्रयोग करना और वायु के प्रदूषण में आना, इसका सबसे प्रमुख कारण है। दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण फेफड़े कैंसर ही है। प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मृत्यु इसी कैंसर के कारण होती है। लक्षण क्या है? तो खांसी जो कभी ठीक नहीं होती है, सांस लेने में परेशानी या सांस फूलना, सीने में दर्द या बेचैनी होना, खांसी के समय खून का आ जाना और भूख में कमी आ जाना। तो इसके ये लक्षण है जो कि इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और साथ में आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऐप भी आ चुका है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।